चलिए, तो इसके पहले हम पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, क्लोरीन गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन गैस निकल सकती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कोई सॉलिड रेसिड्यू का फॉर्मेशन होगा, और ये सॉलिड रेसिड्यू कब बनेगा? जब रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो उस सॉलिड रेसिड्यू को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। तो हमने बात किया था कि जो प्रेसिपिटेट होगा वो प्रेसिपिटेट डिफरेंट कलर का होगा, चाहे वो ब्लू कलर का हो सकता है या वाइट येलो कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है। तो हम एक एक लेकर के चल रहे हैं आगे। तो पहला है कि ब्लू प्रेसिपिटेट। ब्लू प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। ध्यान रखिएगा, नोट्स कंप्लीट करते समय ध्यान रखिए, यहां पर हमने इसका केमिकल नेम नहीं लिखा है, आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार इसको बार बार जो है रिवाइंड करूंगा, बार बार रिमाइंड करूंगा, तो आप इसको क्लियर करते चलिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर रिएक्शन कर गया है कॉपर सल्फेट के साथ। ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? फर्स्ट सोडियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। किसके साथ रहेगा? हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ए ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाएंगे एसिड बेस साल्ट, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर गया? कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा देखिएगा, तो ये जो है दो भागों में यदि हम रिजॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा Na+ और ये क्या हो जाएगा? OH-, यानी ये सोडियम आयन के रूप में तब्दील हो गया, यानी केटायन के रूप में, और ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में तब्दील हो गया। इसको हम यदि तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कॉपर आयन, ये जो है Cu+ आयन, Cu+2, और ये क्या बन जाएगा? SO4-2। तो ये देखिएगा, ये प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये माइनस वाले चार्ज के साथ, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। देखिएगा यहां पर सोडियम सल्फेट बन गया। ध्यान रखिएगा, एक सोडियम जो है सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता है। कारण, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि जितना केटायन होना चाहिए उतना ही एनायन होना चाहिए। तो सोडियम के पास +1 चार्ज है, तो सोडियम के +1 चार्ज है, तो ये +2 कैसे होगा? जब हम दो सोडियम को लेंगे, यानी दो सोडियम जो है किसके साथ रहे? सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट कर गया है, तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन गया। और उसके बाद यहां पर जो Cu+ आयन है किसके साथ रिएक्शन कर गया? हाइड्रोक्साइड के आयन से। क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है, जबकि कॉपर पर +2 Q+ फॉर्म है ये, तो Q+ फॉर्म पर +2 चार्ज होगा। तो ये Q+ फॉर्म है, तो यहां पर +2 होगा, यहां पर +2 होगा, तो इस पर कितना हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये देखिएगा, यहां पर ये हो जाएगा +2 चार्ज, तो इस पर क्या हो जाएगा? -2 चार्ज। तो ये जो Q+ हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा? ये ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड रेसिड्यू के रूप में फॉर्म होता है आफ्टर द कंप्लीटेड रिएक्शन। ठीक है, तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट देन ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। ओके, तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट के बारे में हमने बात किया। उसके बाद ये आ गया येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहां पर मेंशन किया गया है कि यहां पर जो है लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है PbNO3। ध्यान रखिएगा, ये जो है प्लम्बस है, तो प्लम्बस है तो Pb+2 होगा, और नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है, तो -1 चार्ज को -2 कंप्लीट करने के लिए कितना लेंगे? नाइट्रेट के 2 आयंस ले लेंगे, तो यहां पर NO3 होल ट्वाइस हमने कर दिया। ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन कर गया? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। फिर वही कहानी यहां पर भी, यहां पर देखिएगा K+, ये मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, आप
11th क्लास 12th क्लास में जाएंगे तो इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे ये रिएक्ट करता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये आयोडाइड आयन हो गया, यहां पर जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Pb+2 और ये क्या हो जाएगा NO3-। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो है ये प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन कर गया, माइनस वाले के साथ, तो ये हो गया लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड क्या बन गया, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो माइनस चार्ज वाला, ये प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज के साथ, ये प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा लेड नाइट्रेट। तो नाइट्रेट पर भी -1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर भी +1 चार्ज होता है, क्योंकि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखिएगा, ये +2, आयोडाइड पर -1 है तो 2 एटम ले लिया तो हम क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है कि नहीं। ओके, तो इस पर +2 और इस पर क्या हो गया, -2। तो इस तरह से येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये येलो प्रेसिपिटेट के बारे में हमने बात किया। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम लिखते चलिएगा, केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उसका केमिकल नेम जरूर लिखिए। बार बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। एक बार पानी पी कर रटने से ये कभी भी आपको याद नहीं हो सकता है। तो कुछ उसके कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट जिस कंपाउंड किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं वो एलिमेंट किस पीरियाडिक टेबल के किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उसके क्या नेचर है उसके बारे में याद रखना होगा। साथ ही साथ जो आयंस होंगे, जैसे यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर सल्फेट आयन है, यहाँ पर नाइट्रेट आयन है, यहाँ भी सल्फेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये आयंस के बारे में 9th क्लास में आपको आयंस के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो आयंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। आयंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 2 प्रकार के केटायन और एनायन, और केटायन भी 4 प्रकार के, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट। एनायन भी उसी तरह से होते हैं, यानी +1 चार्ज होगा तो मोनोवैलेंट, +2 चार्ज होगा तो डाइवैलेंट, +3 चार्ज होगा ट्राइवैलेंट, +4 चार्ज होगा तो टेट्रावैलेंट केटायन के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। ओके, तो यहां पर बेरियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है। एसिड में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको एसिड बेस साल्ट में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड अभी जानिए, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड है ना। और ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर गया, फिर वही कहानी है, ये भी टूटेगा किसमें, 2H+ में, और ये क्या बन जाएगा, सल्फेट -2 चार्ज में। उसी तरह से ये भी रिएक्शन करेगा। बेरियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, Ba+2, और ये क्लोराइड -1 चार्ज में टूटेगा। ठीक है नहीं। तो ये प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन किया, -1, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर, और +2 चार्ज वाला सल्फेट के साथ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। यही बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म कब, जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है कि नहीं। तो ये आपको कुछ कॉमन चीजें हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब 9th में हमने समझाया था, थोड़ा आप जो है सीखते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके अंदर जो है प्रोग्रेस जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास को आप जो है अटेंड करें, देखते रहें। ठीक है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है, व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दूसरा है कि एग्जांपल व्हाइट प्रेसिपिटेट का, एल्युमिनियम क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्शन कर गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन जो है, ध्यान रखिएगा, अमोनियम आयन पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन पर कितना चार्ज, माइनस चार्ज होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, ये अल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, Al+3। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अब पूछेंगे किस ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी सब ऑर्बिट में फिलअप होगा, इसीलिए पी ब्लॉक का होगा। किस ग्रुप का है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होंगे वहीं उसके ग्रुप की संख्या बतलाएगा। ओके, और जितना ऑर्बिट होगा वो पीरियड की संख्या को डिसाइडेड करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक क्लोराइड माइनस चार्ज है। ठीक है कि नहीं।
तो देखिएगा ये प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन कर गया, माइनस, तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन कर क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बन गया। हाँ, चार्ज का ध्यान रखना होगा, चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, एटम की संख्या बढ़ा घटा करके। तो देखिए यहां पर एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है, तो -1 को -3 में कैसे करेंगे, 3 जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे। तो देखिए 3 हाइड्रोक्साइड आयन हमने ले लिया, तो 3 हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इस पर कितना हो गया, +3 हो गया। ये बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, +3 -3 0। ठीक है कि नहीं। ये अमोनियम, यहां पर देखिए अमोनियम आयन किसके साथ रिएक्शन गया, क्लोरीन से, तो अमोनियम आयन पर +1 चार्ज, क्लोराइड आयन पर -1 चार्ज, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। बैलेंस कर देंगे, है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ाएंगे, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है कि नहीं। तो वो बहुत आसान चीज है, बैलेंस और अनबैलेंस बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, बार बार हम सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे, बहुत आसान है चीज। ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहां पर बेरियम सल्फेट भी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया, यहां पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में जाना जाएगा। ठीक है कि नहीं। आगे चलेंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कहां पर, कापर सल्फेट CuSO4 कापर सल्फेट है, किसके साथ रिएक्शन कर गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे भी हाइड्रोजन सल्फाइड के जितने कंपाउंड होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, रिएक्शन कर गया, क्या बन गया, कापर सल्फाइड। तो कापर सल्फाइड हो गया, ये कैसा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट है। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट और कापर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जाना जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये जो है ये सल्फेट है SO4-2, और ये क्या हो जाएगा, Cu+2, ये दो भागों में टूटेगा तो ये हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा 2H+। ठीक है कि नहीं। तो ये देखिएगा Cu+2, तो ये Q+ है, Q+ जो +2 वाला किसका रिएक्शन कर गया, -2 के साथ, तो क्या बन गया, कापर सल्फाइड। और ये -2 वाला किसके साथ रिएक्शन कर गया, प्लस वाले के साथ, यानी माइनस प्लस के साथ रिएक्शन, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं, बहुत आसान है। ठीक है कि नहीं। तो बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं चेंज इन कलर, है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक बताया था, एक बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा क्या बताया था, चेंज इन कलर, चौथा क्या बताया था, चेंज इन स्टेट, पांचवा क्या बताया था, चेंज इन टेम्परेचर। तो और जो है 3 बचे हैं, उसमें से तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। ठीक है नहीं। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो जैसे रिएक्टेंट का कलर होगा वैसे प्रोडक्ट का कलर नहीं हो सकता है, यानी रिएक्टेंट से वो डिफरेंट कलर होगा प्रोडक्ट का। तो उसी का वही कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। तो यहां पर देखिए तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में देखिएगा कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर। ठीक है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल जब जो है सिट्रिक एसिड जो है किससे प्राप्त होता है, लेमन जूस से प्राप्त होता है। और जो है इसमें क्या किससे रिएक्शन कर गया, पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या आपको पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फॉर्मूला होता है, KMnO4। ये पोटेशियम है, ये मैग्नीज है, ये ऑक्सीजन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्शन कर गया पर्पल कलर और किसके साथ रिएक्शन कर गया, सिट्रिक एसिड के साथ। सिट्रिक एसिड जब पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कर गया तो ये जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो कैसा कलर हो गया, बिकम्स कलरलेस। यानी किसी भी पोटेशियम पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन किसी सिट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वो जो पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसमें कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है भाई, किसका एग्जांपल है, चेंज इन कलर का। दूसरा क्या है कि जब जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7, ये ध्यान रखिएगा। K2Cr2, ये पोटेशियम
पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों, क्योंकि K2Cr7 ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। जो तोड़ेंगे इसको तो ये 2K+ और Cr2-2 में टूटेगा, Cr2O7-2 में टूटेगा। तो Cr2O7 क्या है, ये डाइक्रोमेट आयन है। ये तो पोटेशियम आयन जानते ही हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है एसिडिफाइड। एसिडिफाइड मतलब इसके अंदर कोई एसिड मिलाया गया है, या तो H2SO4 हो चाहे HCl हो। ये क्या करता है वास्तव में, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आगे चैप्टर में हम बात करेंगे। तो जब जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के अंदर पास कराएंगे तो इसका कलर ऑरेंज जो कलर होगा, ऑरेंज कलर किसका कलर है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो वो कैसा कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यानी ऑरेंज से कैसा हो गया, ग्रीन। कॉमन हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। किस कारण से, ऑन द फ्लोइंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से होकर पास कराते हैं तो उसका कलर जो है किस में हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन में तब्दील हो जाता है। तो ये कंप्लीट होता है ये चेंज इन कलर। एक और चेंज इन कलर में हमने बात कर रहे हैं यहां पर, एक चेंज और कलर में बात करेंगे हम। तो देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल ये है, क्या पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए आयरन नेल पुट इनटू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब आयरन के किसी कील को कॉपर सल्फेट, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि यहां पर कॉपर सल्फेट, ये लोहा है, लोहे की एक कील है, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आयरन रेडिश ब्राउन के रूप में जाना जाता है, सॉरी ये जो है, ये जो आयरन की नेल है वो आयरन की नेल कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। ऐसा क्यों, उसका मुख्य कारण क्या है कि देखिए लिखा, व्हेन आयरन नेल ड्रॉप इनटू द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। एक ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो लोहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जब डिफरेंट एलिमेंट को, जो कि जिनका अलग अलग रिएक्टिविटी पोटेंशियल है, तो उनको जो है उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब डिफरेंट एलिमेंट को, जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग अलग है, कुछ एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है, कुछ एलिमेंट है जो उससे कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, तो उनको जो है उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करेंगे तो जो एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, पहली लाइन। दूसरा लाइन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से इजीली डिस्प्लेस करके उसका जगह वो ले लेता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आयरन के नेल को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर है वो आयरन से नीचे पाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन है, आयरन एलिमेंट है, वो कॉपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है। तो फिर क्या करेगा, ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट वो अपने से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर चूंकि आयरन से नीचे है, तो कॉपर आयरन से नीचे है तो उसके कंपाउंड से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करके अब फिर से ये जगह, ये कॉपर वाला जगह आयरन ले लेगा। तो देखिएगा, जब कॉपर को हटा देगा तो कॉपर क्या कर लेगा, आयरन
क्या कर लेगा, कॉपर की जगह पर अपना स्थान ले लेगा। तो देखिए क्या बन गया, फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। और चूंकि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसीलिए जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कैसा तब्दील हो जाता है, ग्रीन में तब्दील हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो आयरन की जो कील है वो क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी। क्यों रेडिश ब्राउन हो जाएगी, जो यहां से कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो कॉपर क्या करेगा, उस आयरन के नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण आयरन की कील कैसे दिखेगी, रेडिश ब्राउन दिखेगी। ये बात समझ में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चल रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं। तो ये केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी हमने बात है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो हमने बात किया था कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने कहा था कि जो है कैसा प्रेसिपिटेट होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट और ब्लैक प्रेसिपिटेट। उसके बाद बात किया हमने चेंज इन कलर कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो है कलर ही चेंज हो जाता है। ठीक है कि नहीं। तो अब बात करते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर। चौथा ये प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है नहीं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन है कि जिसके केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने की अवस्था में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने के आधार पर केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है, पहला इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो जो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो हीट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, और एक्सोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें हीट क्या होगी, निकलेगी। ठीक है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इन सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है नहीं। तो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी बिना हीट के वो केमिकल रिएक्शन आगे नहीं चल सकती है। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है कि नहीं। तो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व फॉर द कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसके कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत होती है उसे इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन जिस कंटेनर के अंदर होती है तो उस टेम्परेचर का उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर डिक्रीज। ऑल द थर्मल डिकम्पोजिशन आर इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हीट दे करके उसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ने की विधि को ही क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिएगा हीट दे रहे हैं, यहां पर हीट का ये सिंबल है, हीट दे रहे हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, मार्बल है, चाक है ना, लाइम स्टोन है ना। ये तीनों नाम से कॉमनली नोन एज, ये केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन या क्या है, मार्बल, और क्या हो जाएगा, चाक। तो इसको जब हीट देंगे तो ये सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा। यानी जो ये कैल्शियम कार्बोनेट सेकंड ए ग्रुप का कार्बोनेट है, और सेकंड ए ग्रुप क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बोनेट के साथ जुड़ गया तो क्या कहेंगे, कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। और सेकंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल मतलब हीट देने पर टूट जाएंगे। तो यहां पर जब हीट देंगे तो अपने ऑक्साइडों में टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम, कॉमनली क्विक लाइम कहते हैं इसको। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करते। ये जो केमिकल रिएक्शन है दो का एग्जाम्पल है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है,
आगे देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस इज इंडोथर्मिक केमिकल। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा वो, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि ये वाटर है, वाटर क्या है? हाईली इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट है, हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो क्या हो जाए? अपने आयनों में टूट जाएगा। देखिएगा H और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तोड़ने के लिए, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन के अंतर्गत आएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज है इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ रहे हैं किसके? हीट दे करके, एनर्जी दे करके। ठीक है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, है ना? लाइट दे करके, सनलाइट दे करके यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जा रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आर द इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए सनलाइट दे रहे हैं तो सनलाइट देंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड है। कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड, जितने भी सिल्वर के जितने हाइलाइड होते हैं, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, चाहे फ्लोराइड हो, इनको जब सनलाइट देंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? सिल्वर में और हैलाइड में टूट जाएगा। हैलाइड मतलब 7th ए ग्रुप के एलिमेंट, 7th ए ग्रुप के एलिमेंट या 17वें ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको हैलाइड कहते हैं, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं इनको। तो देखिएगा यहां पर सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट है, सनलाइट पास करा रहे हैं तो क्या हो गया? ये जो है सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। सिल्वर एक क्लोरीन कैसा हो जाए? येलोइश ग्रीन का हो जाएगा और होगा, जबकि सिल्वर कैसा होगा? ग्रेइश व्हाइट होगा। देखिए फोटोलिसिस इज ए इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो देखिएगा फोटोलिसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन के भी पूछा जाता है और डिफरेंट जो है आपके एकेडमिक एग्जाम में भी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस, पहली बात फोटोसिंथेसिस होती कहां है? ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस है आप जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यहां पर देखिए फोटोसिंथेसिस अक्सर कहां मेनली कहां पर होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। जितने भी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों फोटोसिंथेसिस होती है? क्योंकि उस ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो यहां पर देखिएगा क्लोरोफिल लिखा हुआ है। तो जब सनलाइट पड़ेगी कहां पर? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो प्लांट क्या करेगा? अपने लीफ के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उस स्टोमेटा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और रूट की सहायता से क्या ले लेगा? वाटर ले लेगा और सनलाइट से सन से जो है लाइट ले लेगा और उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इस प्रकार 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन ग्लूकोज इज फॉर्म। तो ग्लूकोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और यहां पर ऑक्सीजन गैस, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर यह भी ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज है। डाइसैकेराइड्स का क्या एग्जांपल है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ये सब क्या है? डाइसैकेराइड्स है ना। अब पॉलीसैकेराइड्स में क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजन आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो है किस में टूट गया? ग्लूकोज में। तो सनलाइट के अंदर क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन का गैस का इवॉल्व हुआ। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये जो है आज कंप्लीट कर दिया हमने टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 4 बताया था। कौन कौन से? पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, और चौथा क्या मतलब? चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा क्या मतलब? चेंज इन स्टेट। नहीं, चेंज इन स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, पांचवा अभी कंप्लीट कराना है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चेंज इन स्टेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें जो है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसमें स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी रिएक्टेड जिस स्टेट में होगा जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट भी उसी स्टेट में होगा। जैसे कि यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर वाटर है तो वाटर कैसा है? लिक्विड स्टेट में है, और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो गया? गैसियस स्टेट में हो गया। तो ये एग्जांपल हो सकता है चेंज इन स्टेट का।
ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको चेंज इन स्टेट। तो आज की वीडियो आज यहीं पर खत्म होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।